थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप सब साथियों को वेलकम। ख़ासतौर पर नादिर साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमारी केस पर एक मरतबा फिर हमें हमारे साथ हैं आज। और ये एक हमारी खुशकिस्मती है कि जब भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं और एक नए टॉपिक और एक नई दुनिया के साथ वो हमें उनको रोशनास कराते हैं। तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वर्कशॉप शुरू करें। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, 1 सेकंड रखिएगा नादिर साहब, आपको मैं अनम्यूट कर दूँ। जी, आप हो गए अनम्यूट, तो आप देखें अपनी तरफ से कर लें। जी जी शुरू करें सर। नादिर साहब आप अनम्यूट। ये स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही। शुजा, ये स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन जो है बंद हो रहा है। आप चेक करें। अब ठीक है, थैंक यू। वेलकम अगेन टुडे हमारे दूसरे सेशन में, जो कि हम फ्रीडम फ्रॉम गम्पशन ट्रैप का लास्ट टाइम किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And to begin with prayer, God give me strength to change the things that ought to be changed, serenity to accept that cannot be changed, and the wisdom to know the difference. लास्ट टाइम हम 1 मिनट में इसको जरा चेक कर लूं प्लीज, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे फ्रीडम फ्रॉम गम्पशन ट्रैप्स के ऊपर, और हम गम्पशन को बहुत अच्छी तरह समझ गए कि दिस इज द डिवाइन एनर्जी, एंथुसियाज्म, और हम उर्दू में इसको जोश और खरोश का नाम देते हैं। थोड़ा कंप्यूटर को करीब कर ले तो आवाज थोड़ी सी। अच्छा, ओके ओके जी जी, थैंक यू। हम गम्पशन जो है वो एंथुसियाज्म है, जोश और खरोश है। लास्ट सेशन में हम इसके ऊपर खासी बात कर रहे थे, और ये जो हमारी एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, जो हमें स्ट्रेंथ देती है, जो हमें लाइफ में एक एनर्जाइज करती है, जिसके ऊपर हम लाइफ सक्सेसफुली रन करते हैं अपनी। तो ये एनर्जी ट्रैप कहाँ हो जाती है, उसके मुतालिक हमने देखा कि ट्रैप थोड़े नहीं है, ये हंड्रेड्स में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं, इवन मिलियंस में हो सकते हैं, और आपकी एनर्जी को सैप करते हैं। और हमने कुछ के हवाले से बात कर ली थी, और कुछ के हवाले से हमने जो उनके टूल्स है उनको कैसे हैंडल करना है, हमने इस एनर्जी को कैसे रीविन करना है, हमने अपनी एनर्जी को वापस कैसे लेना है, वो हमने कुछ टूल्स के ऊपर वर्क भी कर लिया था। तो आज उस वक्त जो हम बात कर रहे थे, हम वैल्यू रिजिडिटी की बात कर रहे थे। तो मैंने एक आपको रेफरेंस दिया था कि मिथ ऑफ ओरेस्टस जो है, इट कुड बी वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट डेंजरनेस ऑफ दैट वैल्यू रिजिडिटी। Orestes was actually a grandson of Atreus. This is a Greek myth. Atreus जो था वो ग्रीक का बादशाह था, और अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था। वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने अपने आप को क्लेम कर दिया कि ही इज बिगर देन गॉड्स। वो अपने खुदाओं से, देवताओं से भी बहुत बड़ा है, और अपने गॉड्स को वो ब्लेम करता था कि ये सारी जो हमारे पर मुसीबतें आ रही हैं, जो हमारी मुश्किलें आ रही हैं, हमारे गॉड्स हमें ला के दे रहे हैं। और उसने क्लेम कर दिया कि आई एम बिगर देन गॉड्स। गॉड्स ने डिसाइड किया कि लेट अस कर्स हिम
कि ये जो इतना इसने दावा कर लिया इसकी फैमिली के ऊपर और इसके ऊपर जो आने वाली नस्ल है उसके ऊपर भी इसको कर्ज कर दिया जाए। हाउस ऑफ एट्रियास को, इस पूरी नस्ल को ऊपर कर्ज भेज दी जाए। अब उस कर्ज का शिकार जो है वो ओरेस्टस होता है, वो कैसे फेस करता है इसको। अब ओरेस्टस है, उसकी मदर है, उसका फादर है। उसकी मदर जो है वो अपने हस्बैंड को और इसके फादर को किल कर देती है, मर्डर कर देती है उसका। अब ओरेस्टस उसको कैसे फेस कर रहा है, दो चीजें हैं उसमें। एक तो जो उनका सोसाइटी का कोड ऑफ ऑनर है वो ये है कि जो अपने बाप के कत्ल का बदला नहीं लेता वो अपने बाप का बेटा ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि वो अपने प्यो का पुत्र ही नहीं है जो अपने बाप के कत्ल का बदला नहीं लेता। ये कोड ऑफ ऑनर है, ये उनकी सोसाइटी का नॉर्म है जिसको फॉलो करते हैं सोसाइटी के हिसाब से, उसके हिसाब से। और जैसे हम भी नेचुरली हमारी फैमिलीज में या हमारी सोसाइटीज में या हमारी कम्युनिटीज में इस तरह की वैल्यूज है, तो ये उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है सोसाइटी की। कोड ऑफ ऑनर है कि अपने बाप के कत्ल का बदला जरूर लेना है। ऑन द अदर साइड, मैट्रिसाइड जो है, माँ का कत्ल जो है, वो ग्रीक रिलीजन के हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह है। इट इज द बिगेस्ट सिन इन द ग्रीक रिलीजन कि जो अपनी माँ को कत्ल करे। नाउ दीज आर टू थिंग्स, वन साइड स्टैंडिंग द सोसाइटी, उसका कोड ऑफ ऑनर है, और दूसरी साइड के ऊपर उनका रिलीजन है, गॉड्स स्टैंडिंग देयर। नाउ व्हाट टू फॉलो। वो खासा कुछ देर कंफ्यूजन का शिकार रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे वो हम कहते हैं कि जी गौसा नजदीक है या अल्लाह नजदीक है, अल्लाह को तो बाद में देख लेंगे। जिस वक्त हम इन चीजों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, जब फेस कर रहे हैं, तो उसको तो अभी हमें इलाज करना होगा। तो व्हाट ही डज अल्टीमेटली इज कि वो कोड ऑफ ऑनर को ऑनर करता है और अपनी माँ को कत्ल कर देता है। नाउ बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इस बड़े गुनाह की वजह से उसके ऊपर फ्यूरीज विजिट कर रही हैं, चुड़ैलें विजिट कर रही हैं उसको, जो किसी दूसरे को नजर नहीं आती, सिर्फ उसी को नजर आती हैं, और वो दिन रात उसका पीछा कर रही हैं, उसकी जान छोड़ नहीं रही। सोता है, जागता है, जो भी हो रहा है वो उसको, उसका कॉन्शियसनेस जो उसको जीने नहीं देता, उसको आराम करने नहीं देता। तो 3 फ्यूरीज हैं, 3 चुड़ैलें हैं जो उसको हर वक्त उसको पीछा कर रही है और उसको बेचैन किया हुआ, उसको ना रात नींद आती है ना दिन को कुछ आराम आता है, और वो भागता फिरता है। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, कभी जा रहा है जंगलों में, कहीं मज़ारों पे जा रहा है, कहीं कहीं पहुंच रहा है, कहीं तवीज ले रहा है, कुछ कर रहा है, जो यूजुअली हमारी सोसाइटी में जैसे फेस कर देखता हूँ। तो वो डिफरेंट हर जगह पे जाता है ताकि उससे उसकी जान छूट जाए, लेकिन उसकी जान नहीं छूटती और वो सालों तक इसी चक्कर में फंसा रहता है कि कैसे मैं इन फ्यूरी से, कैसे इस कर्ज से अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। तो जब कहीं से उसकी जान नहीं छूटती तो अल्टीमेटली ही गोज टू द गॉड्स और उनको जाके कहता है कि अब जो भी है मुझसे इसका प्राइस लेनी है ले लें, लेकिन मेरी कम से कम इन फ्यूरी से मेरी जान छुड़ा दे, इस कर्ज से मेरी जान छुड़ा दे। तो गॉड कहते हैं ठीक है, ओके, लेट अस हेल्ड द ट्रायल फॉर हिम, हम इसका ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के हवाले से उसको सामने कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो उसके डिफेंस में अपोलो स्टैंड करता है और कहता है कि नहीं, इसका इतना भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि इसकी फैमिली के ऊपर हमने कर्ज भेजनी है, और ये सारा कुछ जो किया है ये मैंने क्रिएट किया है बेस्ड ऑन दैट डिसीजन। ये सारा कुछ मैंने, इसका इतना भी कसूर नहीं, इसने तो कोड ऑफ ऑनर को फॉलो किया और उसको मैट्रिसाइड करना पड़ी जिसकी वजह से गुनाह हो गया, लिहाजा ये इतना बड़ा इसका जुर्म नहीं है। और एस्टर जो है अपने डिफेंडर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और कहता है कत्ल इसने तो नहीं किया, कत्ल तो मैंने किया था ना, गुनाह तो मैंने किया था ना। तो जो मुझे सोचना था कि मैंने कत्ल करना है या मैंने उसको फेस करना है, सोसाइटी के नॉर्म को फेस करना है। तो गॉड्स बड़े हैरान हुए कि फर्स्ट टाइम हाउस ऑफ एट्रियोस में से किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, फर्स्ट टाइम किसी
हाउस ऑफ एट्रियस में से किसी ने गॉड्स को ब्लेम नहीं किया जो उनके साथ हो रहा था, और फर्स्ट टाइम उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये एक्सेप्ट किया है कि उसने किया है, और वो हम्बल बन गया है इस हवाले से। तो बेस्ड ऑन दैट गॉड्स उसको माफ कर देते हैं, उसकी कर्ज को खत्म कर देते हैं, और वही जो फ्यूरीज हैं वो फेरीज की शक्ल में, वो परियों की शक्ल में उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं, और उसकी लाइफ में जो है एक डिग्निटी आ जाती है, उसको फॉलो करता है उस बात को, और उसको हर तरफ से बाद मुखालफ की बजाय बाद मुवाफिक चलनी शुरू हो जाती है उसके लिए। तो यूजुअली हम जब देखते हैं लाइफ का, हमारे यहाँ सोसाइटी में भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी रेफर किया था, कि एक तरफ गैरत जागती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है तो, और दूसरी तरफ, और गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, और दूसरी तरफ कत्ल जो है बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान का कत्ल जो एक इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत को खत्म कर दिया। तो ये वैल्यूज मैं पर्सनली, दो तो वाक़यात मेरे सामने हैं, एक मेरे गांव के हवाले से और एक मेरे कहीं अजीजों के हवाले से, कि वाकया ही फॉलो किया गया कि भाई अल्लाह को बाद में देखा जाएगा, पहले यहाँ सोसाइटी को तो फेस करना है कि नहीं करना, और उन्होंने उनकी बिना के ऊपर कत्ल किए। तो अब उसमें से जो लेसन मिलता है कि तो ये बड़ी डेंजरस वैल्यू रिजिडिटी है कि आदमी अपनी उस हद तक चले जाते हैं कि आप एक जो लॉ ऑफ नेचर है, अल्लाह का कानून है, उसको आप वायोलेट करते हैं और उस वैल्यू रिजिडिटी से बाहर नहीं निकल पाते, और फिर आपका बेस्ड ऑन दैट आपका एक कर्मा डेवलप होता है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, जैसे हमें इस मिथ ऑफ अरेस्टस से सबक मिलता है कि वो जो कर्मा है, वो जो हो चुका है, वो डिसेंडेंट के ऊपर भी विजिट होता है, वो आपकी नई जनरेशन, नई नस्ल के ऊपर भी चले जाता है, और उनको उसके नतायज को फेस करना पड़ता है। तो उसके एक छोटी सी हम हवाले से और हम इसको देख लें कि कर्मा कैसे फॉर्म करता है और आगे कैसे उस नस्ल के ऊपर पहुंचता है। पहले तो ये समझ लीजिए, पहले तो कर्मा को समझ लीजिए कि कर्मा है क्या। इट इज कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि हम जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट आना होता है। एज यू सो शैल यू रीप, लॉ ऑफ रेट्रीब्यूशन है, हम उसको मुकाफत अमल कहते हैं। आप अच्छा काम करेंगे अच्छा रिजल्ट निकलेगा, आप उल्टा काम करेंगे उल्टा रिजल्ट निकलेगा। तो ये एक नेचर का लॉ है जो अपने आप फंक्शन करता है। तो छोटी सी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। एक बाप बेटा पहाड़ों में कहीं जा रहे थे, बेटा नीचे गिर गया, चोट लगी, उसकी आवाज आई आह, और पहाड़ों की आवाज गूंजी, आगे आवाज आई आह। तो बच्चा पूछता है कि हु आर यू, आगे से जवाब मिलता है हु आर यू। वो कहता है ब्लडी आई एम आस्किंग यू हु आर यू, और आगे से फिर जवाब आता है ब्लडी आई एम आस्किंग यू हु आर यू। अब वो कहता है बाबा ये क्या है। उसने कहा बेटा आप इसको आवाज दो, उसको कहो आई लव यू। वो आवाज देता है कि आई लव यू, आवाज आती है कि आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई ऑनर यू, आगे से आवाज आती है रिस्पेक्ट यू, आई ऑनर यू। बाबा ये क्या है। उसने कहा बेटा वैसे तो हम इसको इको कहते हैं, लेकिन यही लाइफ है। एज यू सो शैल यू रीप। तो दो चीजें वाजे हो जाती हैं कि एक तो जो भी आपने एक्शन लिया है उसका रिएक्शन आना ही आना है, चाहे वो अभी आ जाए चाहे वो लाइफ के किसी हिस्से में भी आ जाए। और दूसरा ये जो कर्मा का पार्ट है, ये सिर्फ उस जनरेशन तक नहीं रहता, ये उसके आगे आने वाले जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके बेटे, उनके पोते, या जो भी आप उनको कह लें, ये उनको भी विजिट करता है। तो उस हवाले से कुरान मजीद का रेफरेंस मौजूद है सूरह हदीद में। मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ, बाज़ दफा मुझसे वो सही मानों में उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं होता। देयर इज नो कैलेमिटी दैट
or your own selves, but in accordance with the law of causation before we make it evident. This is indeed how the law of God works inevitably. अल्लाह ताला ने कानून एक बना दिया है, उसने कहा कि ये कानून है, ये बन गया है, आप खुद ब खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा। तो लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो एक्टिव रहता है, आप जो कॉज करते हैं उसका इफेक्ट आता है और ये आपके ऊपर अपने आप ही विजिट करता रहता है। तो you are not punished or rewarded for your deeds but by your deeds. ये आपको जो पनिशमेंट हो रही है या आपको इसके अच्छे असरात मिल रहे हैं, ये इस वजह से नहीं मिल रहे कि इसकी कोई आपको कोई सजा दे रहा है, बल्कि वो डीड्स जो है वो खुद ही आपको सजा दे रही है। आपका कॉन्शियंस जो है वही आपको जीने नहीं दे रहा होता। तो अब इस हवाले से जब हम इस तरह की सिचुएशन में आते तो हमें एक समझ आती है कि हमारे चॉइसेस जो हैं हमारे कार्मा को क्रिएट करते हैं, हमारे कार्मा को एक तरह से एक्टिवेट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि चॉइसेस जो है वो क्या है, हम उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी जिंदगी में ये देखिएगा, आज आप यहाँ भी बैठे हुए हैं, जिस हालत में भी हैं, जिस आप सूरत हाल में से गुजर रहे हैं, जो भी आपकी कंडीशंस हैं, इमोशनल हैं, चाहे जिस तरह की भी हैं कंडीशंस आप समझिए, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, जैसे भी आप समझें, वो इस वजह से हैं कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस यू मेड इन द पास्ट। यू कैनॉट चेंज दिस प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज ऑफ द चॉइसेस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस यू मेड इन द पास्ट। तो आप इस मोमेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन चेंज योर नेक्स्ट मोमेंट, you can change your tomorrow by making responsible choices, right choices at this moment. तो ये प्रेजेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपके चॉइसेस की वजह से आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे अपने आप को समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ, तो फिर आज अपने चॉइसेस को बदलना पड़ेगा ताकि आपका कल आने वाला वक्त बिकॉज ऑफ द चॉइसेस, बिकॉज ऑफ द दिस लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट आपका बेहतर हो जाए। अब एक चीज हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि स्टिमुलस के ऊपर, होने के ऊपर आपको कुछ चीज स्टिमुलेट करती है किसी एक्शन के लिए, और उस रिस्पॉन्स के बीच में एक गैप है, और उस गैप में लाइज अवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम, and that freedom is freedom to choose। क्या हम उसमें क्या चॉइस लेते हैं? हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब स्टिमुलस होता है और उसके रिस्पॉन्स में मैं क्या जवाब देना है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे वो गैप है। उस गैप में आप चॉइस ले सकते हैं कि मुझे इस गाली का जवाब गाली से देना है, एक थप्पड़ मार के देना है, या इसको माफ कर देना है। वट एवर द चॉइस, इट इज योर चॉइस जो आपके आने वाले कल को बदलेगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने समझ लिया कि ये जो कर्मा का पार्ट है वो आगे आने वाली जनरेशंस को भी विजिट करता है, और दूसरा ये आपके चॉइसेस के ऊपर बेस करता है। आप ये समझें कि जब आपकी लाइफ शुरू होती है तो आप एक को बॉटल दे दी जाती है जो कि कर्मा की बॉटल है। इस बॉटल को आप अपने चॉइसेस के जरिए चाहे मजीद गदला कर लें उस पानी को जो उसके अंदर मौजूद है, चाहे आप उसको डाइल्यूट कर लें, आप अपना फॉर्म करते हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इस पार्ट में कि आपने उस वक्त में क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे आगे मूव करना है। फोर्स ऑफ एंट्रोपी का और एवोल्यूशन का प्रोसेस बाद में बताता हूं, अगर मैं भूल भी जाऊं तो प्लीज मुझे याद करवा दीजिए, और हम बात करेंगे उसके ऊपर अपना टनल विजन के ऊपर भी। तो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, एक तो ये समझ आ गई कि कर्मा हमारी लाइफ में मौजूद है, वो हमारे पीछे से ही आ रहा है, हमने कहाँ पैदा होना है, किस जगह जाना है, कहाँ करना है, क्या है हमारी, किसको मिलना है, ये सारे हमारे इख्तियार में नहीं है।
हमारे चॉइसेस जो है वो हमारे इख्तियार में हैं। हम उन चॉइसेस को कैसे करते हैं और कैसे हम मूव ऑन करते हैं, वो हमारे कर्मा को या तो मजीद खराब करेगा अगर आप उसी को फॉलो कर रहे हैं या स्टेटस को कायम रखे हुए हैं, या आप उस एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। नाउ हम कर्मा ज़ाहिर है हर हवाले के एक्शन से आपके ऊपर आता है। अब हम बात करते हैं कि जो इमोशनल जो हमारी इमोशंस हैं वो कैसे हमारा कर्मा क्रिएट करते हैं। आज मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे इमोशन जो है कैसे कर्मा हमारा क्रिएट करते हैं, और दिस इज अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल। ये एक विशियस साइकिल है जिससे हम बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है। तरीका यही है कि जब स्टिमुलेशन होती है तो आपके पास आपकी फ्रीडम है, और उस फ्रीडम से आप अपना चॉइस क्या लेते हैं वो आपके कर्मा को, वो इस विशियस साइकिल जो बन रहा है इसको ब्रेक करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो विशियस साइकिल है ये क्या करता है हमारे दरमियान। ये नेगेटिव जो इमोशंस हैं नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं, और दूसरा ये है कि हमें पावरलेसनेस देते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो खत्म करते हैं, और उससे फियर डेवलप होता है इंसान की लाइफ में। तो इमोशंस है कौन से नेगेटिव, बहुत से हैं, लेकिन कुछ की हम बात कर लेते हैं। एंगर है, जरा प्लीज इसको स्टडी कीजिएगा बिल्कुल। रेज है, वेंजीफुलनेस है, हेटेड है, जेलसी है, एनवी है, लोनलीनेस है, स्पाइट है, सोरो है, डेस्पेयर है, ग्रीफ है, रेग्रेट है, ग्रीड है, लस्ट है, एरोगेंस है, अलाइनेशन है, सेल्फ पिटी है, लिथार्जी है, गिल्ट है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, रिजेंटमेंट है, इंफीरियोरिटी है, और सुपीरियोरिटी है, कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम रहते हैं, दोनों ही इंफीरियोरिटी और कॉम्प्लेक्स। नाउ ये आपके इमोशंस हैं। बेस्ड ऑन दैट इमोशंस आपको स्टिमुलेशन मिलती है, चाहे आप रिवेंज की बात कर लें, चाहे आप उसकी ग्रीड की बात कर लें। मैं ग्रीड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ जैसे हम अपनी सोसाइटी में तो रोज ये देख रहे होते हैं जो हमारा साइकिल चल रहा है, और इसी से हमारी पूरी सोसाइटी का, पूरे एक्चुअली नेशन का कर्मा डेवलप हो रहा है कि हम आज पढ़ के आ जाते हैं कि जी रिश्वत लेना गलत है, जो रिश्वत लेने वाला है और जो रिश्वत देने वाला है दोनों जहन्नमी है। आज मैंने मौलवी साहब से सुन लिया या मैंने पढ़ लिया, और आज मैंने इरादा कर लिया कि आज के बाद मैंने जी रिश्वत नहीं लेना। ओके, एक जो असल जो आपका स्पिरिचुअल पार्ट है वो आपका अवेकन करता है, वो कहता है कि नहीं आज के बाद जी मैंने रिश्वत नहीं लेना। अब होता क्या है कि जब आने वाले जाने वाले जो पहले काम कराते हैं उनको तो पता है कि पैसे लेता है ये, वो जाके पैसा लिफाफा पकड़ाता है कि ये 10,000 या उसमें 10,000 की उसका रेट 10,000 है, तो कहता है कि ये लीजिए जी मेरा काम कर दीजिए। वो कहता है नहीं 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 सॉरी मैं ये नहीं लेता। अब जो देने वाला है वो समझता है कि इसने अपना रेट बढ़ा दिया है, तो वो उसको और ज्यादा मजीद देता है कि तो 20 ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो। अब वो आगे बढ़ाता जाता है, उसको काम की जरूरत है, उसकी रूटीन है इसी में। अच्छा 1 लाख ले लो। अब जो अंदर की स्ट्रगल है वो शुरू होती है। 10 के ऊपर तो मैंने माफी मांग ली, मुझे जहन्नम याद आ गया। 20 के ऊपर क्या हुआ, 40 के ऊपर क्या हुआ, 50 के ऊपर। ये अंदर की जो एक्सटर्नल पावर है आपकी पर्सनैलिटी की, जिसके ऊपर आप बेस किया हुआ है, उससे घर भी बनना है, उससे गाड़ी भी आनी है, उससे ये सारी चीजें उसके साथ की है ना। तो क्या वो 1 लाख के ऊपर भी पावर्ड रहता है, उसमें वो ताकत मौजूद है, कोई इनकार करे कि नहीं मैं नहीं लेता ना। ये उसका चॉइस का मोमेंट है। इस चॉइस के मोमेंट में वो क्या चॉइस लेता है, अगर वो अवेयर है इस चीज से, और हो गया है अवेयर ऑलरेडी, उसको कर दिया गया है अवेयर, अगर वो अवेयर है इस चीज से तो फिर रिस्पॉन्सिबल चॉइस लेगा और उसको ऑथेंटिक पावर मिलेगी। जैसे बुद्धा ने कहा था कि राइट थॉट इज योर मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल इज योर स्ट्रेंथ, और जो आपकी कामनेस है वो आपकी पावर है, ऑथेंटिक पावर है।
तो इट्स ए पार्ट ऑफ दैट साइकिल कि आप अगर उसको इनकार करते तो आपकी इनर कामनेस जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। नाउ मैंने कहा कि आज के बाद मैंने झूठ नहीं बोलना। अब नेचर जो है, जो आपका सिस्टम जो है स्पिरिचुअल साइड का, आपकी जो ऑथेंटिक पावर है उस साइड का जो सिस्टम है, वो बार बार उस झूठ को आपके सामने, ऐसी सिचुएशन को सामने लेके आएगा जहां पे आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी या जहां पहले भी आप झूठ बोलते रहे हैं। ये मुझे स्ट्रेंथन करने के लिए है, मेरा टेस्ट है कि क्या मैं उसके ऊपर हावी हो चुका हूं या अभी नहीं हो चुका। अगर मैं वो बार बार मुझे आएगी, जैसे मैंने कहा, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी नेचर दे रही है कि आप अपने आप को काबू करो। और दूसरी चीज, ये प्रेयर से काबू नहीं होनी, ये मेडिटेशन से काबू नहीं होनी, ये आपको अर्न करनी पड़ेगी। हेलो सर, आपकी आवाज रुक गई है।